आज के मुख्य समाचार। नालागढ़ शिमला सड़क बदहाल। पीएम गति शक्ति या CRIF योजना के तहत विकसित हो सड़क, हाटी विकास मंच। शीतकाल में भी मुख्य अध्यापक के घर चलती है शिक्षा की लौ। भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। शिमला में मकर संक्रांति पर साई संगठन का सेवा भाव। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय सेना के बीच समझौता। शिमला के रिज मैदान पर नो योर आर्मी मेले का आयोजन। शिमला में कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेदों पर पार्टी का स्पष्टीकरण। IAS-IPS विवाद पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नौराधार क्षेत्र के घंडोरी पंचायत के गांव तेलंगाना में देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों सहित 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। माघी पर्व की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं गांव में हर आंख नम है। जानकारी के अनुसार यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सदस्य रात को खाना खाकर घर के अंदर सो रहे थे। माघी पर्व मनाने के लिए मायके आई 2 बेटियों को क्या पता था कि यह उनके जीवन का आखिरी त्योहार साबित होगा। देर रात अचानक आग लगने से कुछ ही पलों में पूरा मकान आग की चपेट में आ गया और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड में विजय सिंह, भीम सिंह और मीन सिंह के मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। इसके अलावा इंदिरा देवी पत्नी स्वर्गीय यशवंत सिंह का घर भी आग की भेंट में चढ़ गया। इस हादसे में इंदिरा देवी की 2 बेटियां, उनके 3 छोटे बच्चे और एक दामाद की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना में दूसरा दामाद लोकेंद्र 42 वर्षीय, पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी गांव विजय गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत उपचार के लिए CHC नौराधार में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल लोकेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह माघी पर्व के अवसर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल गाँव तेलंगाना आया था। उसके साथ उसकी साली और उसका पति भी आए हुए थे। बुधवार रात करीब 11 बजे सभी ने खाना खाया और सो गए। रात करीब 3 बजे अचानक कमरे में धुआं भरने लगा और रसोई से जोरदार धमाके की आवाज आई। धमाके के तुरंत बाद पूरा मकान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि लोग बाहर तक नहीं निकल पाए। इसके अलावा इंदिरा देवी की पशुशाला भी आग की भेंट में चढ़ गई, जिसमें 2 गाय और 1 बछड़ा जिंदा जल गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पर शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण रसोई में धमाका बताया जा रहा है। हालांकि असली वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस दर्दनाक घटना पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा शोक देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार ने इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। भाजपा नेतृत्व ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता, उचित मुआवजा और राहत और पुनर्वास की व्यवस्था शीघ्र की जाए। नालागढ़ शिमला सड़क पर कुमारहट्टी के समीप पिछले 3 महीनों से हालत बद से बदतर बनते जा रही है। बरसात के दौरान हुए भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़क आज भी पक्की नहीं हो पाई है। सड़क की इस बदहाली के चलते वाहन चालकों को हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की अनदेखी के कारण करीब आधा किलोमीटर का यह हिस्सा अभी कच्चा पड़ा हुआ है, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। भूस्खलन के बाद
सड़क के दोनों ओर मलबे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिससे सड़क तंग होती जा रही है और वाहनों की आवाजाही को और भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी अमित कुमार, महेंद्र सिंह, अशोक और विकास कुमार का कहना है कि यह स्थान अब अत्यंत संवेदनशील और जानलेवा बन चुका है। उन्होंने बताया कि पहले भी बरसात के मौसम में यह मार्ग करीब 1 महीने तक बंद रहा, जिसके चलते नालागढ़ और शिमला के बीच संपर्क पूरी तरह से कट गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आने वाले समय में दोबारा बारिश होती है तो कच्ची सड़क पर कीचड़ भर जाएगा, जिससे वाहनों के फिसलने और फंसने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे हालात में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। रामशहर क्षेत्र के दर्जनों लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसी मार्ग से नालागढ़ और शिमला की ओर आते जाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो किसानों और बागबानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना बेहद मुश्किल और असंभव हो सकता है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह बाबा से इस गंभीर समस्या में हस्तक्षेप करने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग को इस संवेदनशील और खतरनाक स्थान को प्राथमिकता के आधार पर पक्का करने और सड़क से मलबा हटाने के सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस मामले में लोक निर्माण विभाग नालागढ़ के अधिशासी अभियंता परवरसर सिंह ने कहा कि सड़क का मामला हमारे ध्यान में है। फिलहाल ठंड के मौसम में सड़क को पक्का करना संभव नहीं है, क्योंकि कम तापमान के कारण टायरिंग उखड़ने का खतरा बना रहता है। मार्च माह में मौसम अनुकूल होते ही इस सड़क पर टायरिंग करवा दी जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होता तब तक अस्थायी तौर पर सड़क को सुरक्षित बनाने और मलबा हटाने और वाहनों की आवाजाही सुचारू करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। जिला चंबा के दुर्गम पांगी घाटी और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में अब शीतकाल के दौरान भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों पर ताले लग जाते हैं। तब बच्चों की पढ़ाई अक्सर ठहर सी जाती है। ऐसे हालात में शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। मुख्य अध्यापक देवी चरण ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए एक मिसाल कायम कर दी है। जब शीतकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद हो जाते हैं, तब देवी चरण अपने घर को ही बच्चों के लिए अस्थायी पाठशाला के रूप में बदल देते हैं। कड़ाके की ठंड में जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है, तब भी उनके घर में शिक्षा की लौ चलती रहती है। गांव के बच्चे नियमित रूप से उनके घर पहुंचते हैं, जहां वे उन्हें निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं और साथ ही परीक्षाओं की पूरी तैयारी भी करवाते हैं। पांगी घाटी में ठंड सिर्फ मौसम की चुनौती नहीं, बल्कि शिक्षा की राह में भी बड़ी बाधा बन जाती है। देवी चरण कहते हैं कि यदि लंबे समय तक पढ़ाई बाधित हो जाए तो बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाता है। इसी सोच के साथ उन्होंने ठान लिया है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उनके इस पहल से बच्चे न केवल पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बना रहता है। देवी चरण के इस निस्वार्थ सेवा की पूरे शहर में सराहना हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना उनके लिए अकेले संभव नहीं होता है। ऐसे में मुख्य अध्यापक द्वारा निःशुल्क पढ़ाई कराना घाटी के बच्चों के भविष्य को संवारने जैसा है। ग्रामीणों के अनुसार देवी चरण न केवल शिक्षक है, बल्कि बच्चों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। सरकारी शिक्षक होते हुए भी देवी चरण किसी अतिरिक्त लाभ या सुविधा की अपेक्षा किए बिना यह सेवाएं दे रही है। उनका मानना है कि जनजातीय और दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा ही वह माध्यम है जिसमें बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है। वे कहते हैं, अगर बच्चों की पढ़ाई ठंड या हालात के कारण रुक गई तो उनका भविष्य पीछे रह जाएगा। मेरा प्रयास है कि ऐसा ना होने दो। आज देवी चरण पांगी घाटी के बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं। शीतकाल में जब स्कूलों के दरवाजे बंद होते हैं, तब भी उनके घर के दरवाजे शिक्षा के लिए खुले रहते हैं। उनकी यह पहल न केवल शिक्षकों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सच्ची लगन और संवेदना से किसी भी परिस्थिति में शिक्षा की लौ जलाई जा सकती है। देवी चरण का यह प्रयास साबित करता है कि शिक्षा भवनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि समर्पित शिक्षकों के संकल्प से ही समाज का भविष्य रोशन होता है। इकाई वाली संख्या पढ़ते हैं, फिर इकाई वाली संख्या पढ़ते हैं। सैकड़ा, दाई, इकाई। अब मैंने आपको दिखाया था, दिखाओ मेरे को, कौन सी संख्या दिखाई थी? हाँ, देखो 39 करोड़। क्या लिखाया था? 39 करोड़।
7 लाख। क्या लिखाया था? 39 करोड़ 7 लाख। आगे 3,000। मेरा नाम प्रदीप है, मैं फिंगू का निवासी हूँ। तो अभी हमने यहाँ बच्चे लाए अपने 2-3, तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। बाकी ये बड़ी लगभग 16-17 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे सर्दियों में स्कूल बंद हो जाता है तो यहाँ पे सेवाएं देते हैं ये अपनी। हर साल और निस्वार्थ से पढ़ाते हैं। हम कामना करते हैं कि इनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो। बीते कल मकर संक्रांति होने के बाद आज साई संगठन शिमला हिमाचल प्रदेश की ओर से शिमला के रेलवे स्टेशन परिसर में भव्य सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साई संगठन के सदस्यों ने यात्रियों, श्रद्धालुओं, मजदूरों और आम लोगों को श्रद्धा भाव, सेवा भाव के साथ खिचड़ी वितरित की। ठंड के इस मौसम में गर्म खिचड़ी का लोगों के द्वारा आनंद लिया गया। कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो गया था। साई संगठन के स्वयं सेवकों ने पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ व्यवस्था संभाली। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के अलावा सफाई कर्मी, टैक्सी चालक और जरूरतमंद लोगों ने भी खिचड़ी का आनंद लिया। साई संगठन के सदस्यों ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व बीते कल था, परंतु एकादशी होने के कारण खिचड़ी का कार्यक्रम कल नहीं हो पाया, जिस कारण से आज खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। साई संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, सकारात्मकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस दिन किए गए सेवा कार्यों से आंतरिक शांति मिलती है और समाज में आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बताया कि संगठन समय समय पर ऐसे सेवा कार्य करता रहता है ताकि जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। आज मकर संक्रांति का त्योहार जो है पूरे भारतवर्ष में जो है पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इसके उपलक्ष्य में जो है आज हमने रेलवे स्टेशन शिमला में खिचड़ी बांटने का जो प्रयोजन है वो हमने तय किया है। तो जो भी लोग हमारे यहाँ आएंगे और जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, कोई जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है हमने उनके लिए क्या हमने सभी के लिए जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन सभी के लिए हमने खिचड़ी का जो है आयोजन किया है। नहीं, इसमें तिथि भी मायने रखती है और श्रद्धा भी हमारी मायने रखती है। वैसे तो देखो हर साल जो है 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता था, लेकिन इस बारी कुछ कारणवश जैसे कि 14 तारीख को एकादशी भी आ गई, तो इसमें मान्यता है कि लोग जो है चावल का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है इसको 15 तारीख को मनाने का आयोजन किया गया है। हम तो लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज जितने भी लोग आ सकें आके इस प्रसाद को ग्रहण करें, और इस प्रसाद को ग्रहण करने का जो है बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है। कहते हैं कि इसको खाने से जो है लोगों के जो मतलब उन पाप जो होते हैं उनका भी निवारण होता है, और इसको जो है एक शुभ प्रसाद के रूप में माना जाता है। देश के अग्रणी टेस्ट प्रिपरेशन संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय सेना के सेवारत जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेष सुविधाएं प्रदान करना है। यह समझौता 15 जनवरी 2026 को शिमला में किया गया। इसके तहत आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड देश भर में अपने केंद्रों के माध्यम से सेना से जुड़े विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक लाभ और छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा। यह सुविधा मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए होगी। इस MOU के अंतर्गत सेना के शहीद जवानों के बच्चों को केवल रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जबकि बाकी सभी फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। वहीं 20% से अधिक दिव्यांगता वाले सैनिकों के बच्चों और वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के बच्चों को 100% ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी। इसके अलावा सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को 20% ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी, जो अन्य छात्रवृत्तियों के बाद लागू होगी। एंड मैं यहाँ पे एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग हूँ। जैसे कि हमें बहुत गर्व हो रहा है आज आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करते हुए कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ एक MOU साइन करा है, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस MOU के तहत हमारे जितने भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या फिर गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं,
या फिर हमारे पास जितने भी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, उन सब के फैमिलीज के लिए हम आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से स्पेशल स्कॉलरशिप्स लेके आए हैं। ठीक है, ये स्कॉलरशिप्स हमारे पास पैन इंडिया अवेलेबल रहेंगी, हर सेंटर पे रहेंगी। और ये स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप्स जो आकाश प्रोवाइड करता है, दैट इज एंथे स्कॉलरशिप और IACST स्कॉलरशिप, उसके अलावा उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स ये आर्मी पर्सन के लिए लेके आए हैं। प्लस इन स्कॉलरशिप्स के अलावा भी हम एकेडमिक सपोर्ट एंड करियर काउंसलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल करवा रहे हैं। एंड लास्टली कि हमारे जो ये ब्रेव सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस हैं, इनको ऑनर करने के लिए हम लोग ये स्कॉलरशिप्स जो हैं अवेलेबल करवा रहे हैं। ये जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें से जो पहले स्कॉलरशिप्स हैं ये उनके लिए हैं। 100% वेवर ऑन ऑल द काइंड्स ऑफ फीस एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन फी विच विल बी कॉमन टू ऑल। मगर जितने भी ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फी स्ट्रक्चर्स हैं उन पे 100% वेवर्स टू ऑल द आर्मी पर्सनल्स हु डाइड सर्विंग आवर कंट्री। पहला ये है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करना है, अदरवाइज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फी स्ट्रक्चर्स विल बी वेव्ड ऑफ फॉर दोज पर्सनल्स एंड देयर वार्ड्स। दूसरा है कि द पीपल हु हैव रिसीव्ड, द आर्मी पर्सनल्स हु हैव रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड्स, या फिर जिनके पास 20% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनके वार्ड्स के लिए 100% वेवर ऑफ द ट्यूशन फी, ये हमने एक स्कोप रखा है। और तीसरा जो है वो है 20% फी जो वेवर है वो दूसरे जो अभी प्रेजेंटली सर्विंग जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं या फिर जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं उनके वार्ड्स के लिए 20% एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑल द एग्जिस्टिंग ओवर एंड अबव जो अभी जितनी भी स्कॉलरशिप्स चल रही हैं उसमें 50% या 60% जो हमारी यूजुअल स्कॉलरशिप्स है, बी इट फ्रॉम द ऑल ओवर आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन या फिर जो भी टेस्ट रहते हैं उनके अबव एंड बियॉन्ड जो हमें एक्स्ट्रा 20% हम जो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ये उन आर्मी पर्सनल्स के लिए हु आर करंटली सर्विंग द कंट्री और हैव बीन रिटायर्ड। तो ये सारे प्रोविजंस हमने MOU के थ्रू साइन किए हैं विद द इंडियन नेशनल आर्मी एंड वी आर वेरी प्राउड क्योंकि आकाश बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पैन इंडिया हमारा यही है कि वी आर हैविंग दिस मोटो, हैविंग द स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी एंड इंडियन आर्मी बीइंग हैविंग पुट फॉरवर्ड द नेशन फर्स्ट पॉलिसी, वी आर वेरी glad to be coming together and signing this MOU in behalf of Akash Educational Services Limited with Indian Army. We are very proud of that. 15 जनवरी सेना दिवस के पावन अवसर पर शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान आरटेक की ओर से भव्य नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया। यह मेला ऐतिहासिक रिज मैदान में लगाया गया जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा, छात्र और पर्यटक पहुंचे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को भारतीय सेना की कार्य प्रणाली, शौर्य, तकनीक और राष्ट्र सेवा की भावना से रूबरू कराना रहा। मेले का शुभारंभ मेजर जनरल विवेक वेंकटरमन ने किया। इस अवसर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी, शिमला के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों में आम नागरिकों और सेना के बीच आपसी समझ और विश्वास और अधिक मजबूत होता है। मेले में भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बच्चों और युवाओं ने सेना के हथियारों और उपकरणों को नजदीक से देखा और उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही मेले में मेडिकल चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। सेना की ओर से आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और जानकारीपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को भारतीय सेना के जीवन, अनुशासन और देश सेवा के जज्बे से परिचित कराया गया। साथ ही ऑफिसर्स के द्वारा युवाओं को बताया गया कि किस तरह भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं।
भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है और सेना में करियर के क्या क्या अवसर उपलब्ध रहते हैं। युवाओं ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और कई सवालों के जवाब भी प्राप्त किए। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना और भारतवर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची है। सेना देश की सुरक्षा की रीढ़ है और नागरिकों का समर्थन ही सेना की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे मेलों के जरिए सेना समाज से जुड़ती है और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। गौरतलब है कि 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुल मिलाकर सेना दिवस के अवसर पर आयोजित नो योर आर्मी मेला न केवल जानकारी पूर्ण रहा बल्कि देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत करने वाला साबित हुआ। उम्मीद जताई जा रही है कि अधिक से अधिक लोग इस मेले में आकर भारतीय सेना को और करीब से जान पाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाटी विकास मंच ने सोलन मीनस राजगढ़ हरिपुर धार रोनहाट सड़क मार्ग को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य राष्ट्रीय सड़क अवसंरचना योजना जैसे केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF में शामिल किए जाने की मांग पर जोर दिया है। मंच का कहना है कि यह सड़क मार्ग ट्रांसगिरी क्षेत्र और हाटी बहुल इलाकों की जीवन रेखा है, जिसकी उपेक्षा से क्षेत्र का विकास पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदेश हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सेंगटा ने कहा कि यह मार्ग सोलन और शिमला जिले को सिरमौर जिले के दुरुस्त सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों से जोड़ता है। यह सड़क न केवल आम नागरिकों के दैनिक आवागमन का प्रमुख साधन है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, बागवानी, व्यापार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से हजारों लोग प्रतिदिन सफर करते हैं, जिसमें छात्र, कर्मचारी, किसान, बागवान और व्यापारी शामिल है। इसके बावजूद सड़क की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। सड़क तंग है, जगह जगह गहरे गड्ढे हैं और कई हिस्सों में भूस्खलन की समस्या बनी रहती है। खराब रखरखाव के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप सिंह सेंगटा ने बताया कि बरसात और सर्दियों के मौसम में हालात और भी भयंकर हो जाते हैं। बारिश के दौरान भूस्खलन से सड़क बार बार बंद हो जाती है, जबकि सर्दियों में फिसलन और टूटे हिस्सों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। प्रदेश हाटी विकास मंच द्वारा सोलन, मीनस, राजगढ़, नौहराधार, हरिपुरधार, रोनहाट मार्ग को काफ़ी समय से इसको PM गति शक्ति और या डबल लेन बनाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है और पिछले करीब 1 वर्ष से हमारे जो साथी हैं उनके द्वारा बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है, जिसके जवाब में चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, इस मुद्दे को दिल्ली तक उठाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही इस की जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारा जाए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि काफ़ी दिनों से इस जो सड़क है ये सिंगल लेन सड़क है और इस पे अनेक प्रकार की जो दुर्घटना है, हादसे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। राज्य सरकार
और केंद्र सरकार से हमारा विशेष आग्रह है कि इस जो 1960 और के दशक में ये जो सड़क बनी है इसकी दुर्दशा को बिल्कुल सही किया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ लोगों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश हाटी विकास मंच द्वारा पहले सीएम साहब के पास इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर तरीके से उठाया गया, चाहे एमपी साहब हैं उनके माध्यम से भी केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे की पैरवी हमने की थी। और अब विशेष आग्रह है कि आने वाले जो बजट सत्र है इसको किसी ना किसी राष्ट्रीय स्कीम के अंतर्गत, चाहे सीआरआई फंड है या वर्ल्ड बैंक की कोई स्कीम है, उसके अंतर्गत इस मार्ग का आधुनिकीकरण और चौड़ीकरण किया जाए ताकि लाखों लोग इस मार्ग से लाभान्वित हो और यहाँ पे जो दिन प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं उस पे लगाम लगाई जाए। इसलिए हमारा विशेष तौर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह है कि और यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक है, मंत्री है या स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनसे आग्रह है कि इस मार्ग के लिए मजबूती से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष आवाज उठाए ताकि हम लोगों को न्याय दिला सके और इस प्रकार से हादसे हो रहे हैं उन पे रोक लगाई जाए। शिमला में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कुछ नेताओं के बीच सामने आए मतभेदों को लेकर चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता हरिकृष्ण हेमराल ने पार्टी का स्पष्ट संतुलित पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाल के घटनाक्रम को पूरी गंभीरता से देख रही है, लेकिन इससे न तो पार्टी की एकजुटता पर कोई असर पड़ता है और न ही सरकार के कामकाज पर। हरिकृष्ण हेमराल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का आदान प्रदान स्वाभाविक है, मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का विवाद या असहमति कांग्रेस पार्टी के सुशासन और एकता के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। आंतरिक मतभेदों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की आंतरिक कलह नहीं है। दो मंत्रियों के बीच सामने आए मतभेदों को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से ले लिया है और इन्हें आपसी संवाद के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस एक अनुशासित और विचारधारा पर आधारित संगठन है जहाँ सभी मुद्दों का समाधान संगठनात्मक मंचों पर किया जाता है। मंत्री के बयानों को लेकर हरिकृष्ण हेमराल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष के बयान के पक्ष विपक्ष में खड़ी नहीं होती है। पार्टी समग्र तथ्यों और अपने सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेती है। पार्टी नेतृत्व दोनों मंत्रियों के विचारों को सुनकर उचित और संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचेगा। आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन के विरोध पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रशासनिक सेवाओं का पूरा सम्मान करती है। ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों जो मंत्री है, हमारे युवा मंत्री काफी समझदार है और काफी एक्सपीरियंस है, पार्टी के वफादार है। जो उनके आपसी बयान है, क्योंकि वो कलीग्स है, आपस में एक दूसरे के प्रति उनका प्यार भी है और एक दूसरे के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैंने बयान तो नहीं देखे हैं उन्होंने क्या बयान दिए हैं, लेकिन जो भी होगा वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे और ये चलता रहता है। जहां पर एक टीम काम करती है, हमारी कांग्रेस सरकार 3 साल हो गए और काफी हमने एक बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, एक लीग से हट के डिसीजन लिए हैं, एक प्रदेश हित में आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर जो है हमारा फोकस है। तो इस दौरान अगर कोई आपस में इनके विचार विमर्श आदान प्रदान हुए होंगे तो इस पे बहुत ज्यादा हाइप देने की आवश्यकता नहीं है। उनके मैं तो पर्सनली मेरे बंधु संबंध है दोनों से और अच्छी तरह से दोनों को जानता हूँ। हमेशा वो जनता के हित की बात करते हैं। दोनों ही हमारे आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी भी और आदरणीय अनिरुद्ध सिंह जी भी, और बहुत सुलझे हुए इंसान है। क्या इनकी आपस में बात हुई, मीडिया किस प्रकार से उसको आगे ले जा रहा है, तो ये तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है, नहीं तो मुझ तक भी खबर आ जानी थी। ऑल इज वेल। देखो, मैंने बयान तो नहीं सुना है, ये आपस में उन्होंने क्या बयान दिया है। विक्रमादित्य जी ने तो शायद पोस्ट शेयर की थी, उन्होंने बयान कोई नहीं दिया था, और उस बयान के ऊपर जो है अनिरुद्ध जी ने कोई कमेंट किया है, जो मेरी जानकारी में मैंने जो सुना है लोगों से। तो अगर विस्तृत तो मैंने देखा होता तो मैं उसका एनालिसिस कर लेता, लेकिन हम दोनों के साथ है। पार्टी जो है अपना कार्य कर रही है और वो लोग जो है सरकार में है और पार्टी के भी जिम्मेदार सिपाही हैं, वो पार्टी का भी साथ दे रहे हैं और सरकार में बखूबी कार्य कर रहे हैं। आप ये देखें कि 3 साल हो गए हुए हैं, हमारे किसी भी
मंत्री के ऊपर किसी भी हमारे इवन इतने हमारे चेयरमैन बने हैं सरकार के विभिन्न अंगों में जो है काफी लोग एडजस्ट हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। कोई भी आरोप हमारे ऊपर किसी हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं है। उनके तो पीपीपी घोटाले जो है कोविड जैसे सेंसिटिव मामले में हो गए थे और जिनके ऊपर लगा था बिंदल जी, उनकी ताजपोशी दोबारा से उन्होंने कर ली हुई है। तो अगर कोई आपस में उन्होंने कोई डिबेट किया है, आपस में कोई एक दूसरे के विषय में बात की है, तो वो उन दोनों का आपस का निजी मामला है। अगर पार्टी प्लेटफॉर्म में ये कोई इसमें संज्ञान लेने की बात आती है तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री युवा नेता है विनय कुमार जी, वो इन चीजों को देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मैटर है। और हो सकता है दिन को कोई बयान दिया हो, शाम को उन्होंने कॉफी या डिनर इकट्ठा ही किया हो। मुझे तो ये आप लोगों का काम है मतलब पता करना, मुझे तो ऐसा लगता है। ये गलत बात है। आईपीएस या आईएफएस या आईएएस जो लॉबी है, दे आर वेलकम इन हिमाचल प्रदेश। उन्हें सही बात है हिमाचल के हितों का जो है ध्यान रखना चाहिए और रखते भी होंगे। और मैं भी कई लोगों को जानता हूं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और थोड़ा द्वंद्व रहता ही है। हिमाचल कैडर के लोग हैं, बाहर से कोई लोग आए हैं, तो ये प्रशासनिक मैटर है और उन्होंने अगर कोई विरोध किया है तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो विक्रमादित्य जी है या हमारे कोई भी मंत्री है वो संवैधानिक पद पे है और दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आल्सो एंड लेजिस्लेटिव हैव द राइट टू फ्रेम रूल्स एंड अकॉर्डिंगली इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो उनको इम्प्लीमेंटेशन का है। तो अगर उन्हें कुछ कड़वा बोला भी गया है तो वो प्रदेश हित में ही बोला गया होगा। तो मुझे लगता है उनका विरोध नाजायज है। पर फिर मैं भी यही कहूंगा कि अभी मुझे इस स्थिति में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि भाई क्या मूल कारण था और क्या उन्होंने विरोध किया है। ये सारी मीडिया से ही बातें आई है। कई बार ऐसा होता है कि धरातल में कुछ नहीं होता और अफवाहें ज्यादा फैल जाती है और इसे ज्यादा तूल मैं तो नहीं समझता देने की आवश्यकता है। हमें फोकस जो है स्वर्णिम हिमाचल के लिए, जैसा हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है यशस्वी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और उनके साथ पूरा हमारा जो मंत्रिमंडल है, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी सीएम है और जो जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, दिन रात एक करके चल रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग्स लगातार हो रही है, उसमें सभी लोग अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, अपनी उसमें योगदान दे रहे हैं, समस्याओं का निवारण उसमें हो रहा है और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं मेरी समझ से। तो इन चीजों को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तुल देना चाहिए और जैसा मैंने पहले कहा ये सॉर्ट आउट हो गया होगा इनके बीच में। बाहरी राज्य से आए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद सुक्खू सरकार के भीतर उठे विवाद के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनका उद्देश्य किसी भी अधिकारी का अपमान करना नहीं था। शिमला सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मेरे पास पहले भी आईपीएस नहीं था और अब भी नहीं है। यहाँ की जनता समझदार है और मेरे साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल की जनता उनके विचारों और भावनाओं को भली भांति समझती है। इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार के दो मंत्री आमने सामने आ गए हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर कहा था कि मंत्रियों को अधिकारियों से काम करवाने आना चाहिए और इस तरह के बयानों से अधिकारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत अधिकांश आईएएस और आईपीएस अधिकारी बाहरी राज्यों से हैं और वे प्रदेश की सेवा पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सबसे पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की प्रतिक्रिया सामने आई थी और इसके बाद अनिरुद्ध सिंह की टिप्पणी ने विवाद को और हवा दे दी। जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने अनिरुद्ध सिंह को उनके पुराने विवादों की याद दिलाने की कोशिश की, जिससे सियासी और प्रशासनिक माहौल गर्मा गया है। अब इस पूरे मामले में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी इस विवाद को लेकर विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों पर नाराजगी जताई है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां प्रशासनिक कार्य प्रणाली और मनोबल पर नकारात्मक असर डालती है। देखिए, मैं तो उस पर अपनी स्थिति पिछले कल स्पष्ट कर चुका हूं कि हम सबका सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम
भारतवर्ष में रहते हैं, विच इज अ फेडरल रिपब्लिक, जिसमें केंद्र सरकार का अपना दायित्व है, प्रदेश सरकार का अपना दायित्व है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो अधिकारी हिमाचल में आते हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, उनका हम मान सम्मान दिल की गहराइयों से करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए हिमाचल के अंदर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बात करी है कि हमें सर्विसेज को सबसे पैरामाउंट रखना है, सबसे ऊपर रखना है। हमको ये जहन अपने मन में ये जहन रखना है कि सर्विस ऑफ द पीपल इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हमको होते हुए दिख रहा है तो निश्चित तौर से एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उस आवाज को उठाना मेरा दायित्व है। इसीलिए हम इस कुर्सी के ऊपर है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने हमें चुना है कि अगर कोई कमियां दिख रही है या अगर इस तरीके की कोई चीज हमको हमारे जहन में आ रही है तो उसको हमें उठाना है। तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि हम किसी से कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। सबका अपना अपना दायित्व है, अपना अपना जिम्मेवारी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेवारी है, लेजिस्लेचर की अपनी जिम्मेवारी है, जुडिशरी की अपनी जिम्मेवारी है, और जो फोर्थ फ्रंट है, जो आप लोग हैं मीडिया वाले, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। सबका अपना अपना जो रोल है वो डिफाइंड है और वो पूरे तरीके से समाज में बटा हुआ है। मगर जब ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है एक से दूसरे में, तो वो एक खतरे की बात हो जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही है, बिल्कुल साफ कही है कि मैं आज भी अपने बात पे पूरे तरीके से अडिग हूं। जहां तक हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट, हिमाचल के हितों की बात है, मैं उस पे अपनी आवाज को उठाऊंगा। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं और कुर्सी पे नहीं भी हूं, मेरा दायित्व है, मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हिमाचल के लोगों की आवाज, जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, उसको उठाना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। बट एट द सेम टाइम हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। मगर मैंने पहले कहा कि कोई भी जो है पब्लिक सर्वेंट अपने को शासक बनने की भूल ना करे, और अगर करेगा तो उसको हम याद दिलाते रहेंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस इशू को उठाया, उससे तो ये छोटा ही प्लेटफॉर्म था। उन्होंने तो पूरे सार्वजनिक मंच के ऊपर जो है इस बात को उठाया है। तो हम सबका सम्मान करते हैं, जितने सब बड़े लोग हैं हम सबका सम्मान करता हूँ। मैं तो सबसे उम्र में भी सबसे छोटा हूँ, तो मैं किसी के ऊपर कोई विवादित ना टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना किसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मगर मैं सच चाहता हूँ कि हम इस विषय को मैं जहां पर भी होगा मैं उठाता रहूँ। आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर दी आईएएस एसोसिएशन, आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर दी आईपीएस एसोसिएशन। मगर मैं तो भैया, मेरे पास तो पहले भी कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं था, और हिमाचल प्रदेश के लोग इतने कमजोर नहीं है कि उनको किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो मैं तो बिना पुलिस की सुरक्षा के भी रह सकता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है प्रदेश के लोगों का समर्थन है, प्यार है, आशीर्वाद है, वो मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो मुझे और किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। जो विड्रॉ करना है वो कर सकते हैं।